given है a quantity of ideal gas is collected in a graduated tube over the mercury in a barometer arrangement. ठीक है, तो मैंने ना एक बैरोमीटर ट्यूब ले लिया, फिर मैं ऐसे बनाया था ना कि भाई आप ऐसे एक गैस ले लो कंटेनर में और इसको बैरोमीटर ट्यूब पे कलेक्ट कर लो, तो ये ट्यूब ऐसे होता है, तो फिर मैं ऐसे बैरोमीटर ट्यूब लगा लिया और इसमें ये मरकरी। The volume of the gas is 50 ml. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 ml गिवन है और टेम्परेचर मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, ठीक है। एंड द मर्करी लेवल इज 100 अबव द आउटसाइड लेवल। तो आउटसाइड लेवल मतलब ये वाला हो गया, तो आउटसाइड लेवल तो प्रेशर ये आउटसाइड लेवल होगा, ये आउटसाइड प्रेशर है ना, तो वो कह रहा है कि अबव द आउटसाइड लेवल, तो अबव मतलब हो गया कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब चलो अपन ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये था ये अपन को कितना है 100 मीटर अबव द आउटसाइड लेवल। इसका मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है गिवन है अपन को 750, तो ये 750 था और ये नीचे आके ये ऊपर गया, तो गैस का प्रेशर कितना होगा भाई? अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होता 750 से, तो ये नीचे आता, ऊपर ही ऊपर जाता। अभी गैस का प्रेशर क्या है, कम है, तो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, कितना 100 ऊपर गया, तो इसका मतलब गैस का प्रेशर कितना था, तो प्रेशर ऑफ द गैस आ गया अबव द मर्क्यूरी लेवल, ठीक है ना। सो दिस इज अबव द मर्क्यूरी लेवल, राइट। तो ठीक है, अपने पास क्या चाहिए इसको, above the outside mercury level the atmospheric pressure is given, volume of the gas at STP पूछा है, तो बता दें ये वॉल्यूम अपन को गिवन है, तो अपन क्या करेंगे P1 V1 अपॉन N T1, N तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इससे मैं N कैलकुलेट कर लूंगा नंबर ऑफ मोल्स ना, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT होता है, तो R भी कैंसिल कर इधर ले जाते हैं अपन क्योंकि वो भी कांस्टेंट है और N भी कांस्टेंट रहेगा, तो मेरे पास इतना मोल्स है, तो N को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको 1 कर लेते हैं और इसको कर देते हैं क्या P2 V2 अपॉन T2, इसको बना लेते हैं एसटीपी कंडीशन जो आपने पूछा है, और ये है मेरे पास गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन को एसटीपी कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो अपन गिवन कंडीशन को एसटीपी कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं कन्वर्ट। गिवन कंडीशन क्या है, प्रेशर 650 और वॉल्यूम 50 हो गया और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है, दैट इज 20 का मतलब है 290। प्रेशर कितना ले लेते हैं 750 ना, आउटसाइड प्रेशर कितना है अपन को 750 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना, वो तो कैलकुलेट करना है, एमएल में कैलकुलेट करेंगे अपन, और ये 273, लो भाई अपना V2 आ गया, दैट इज द वॉल्यूम गिवन टू अस, ये आपका आंसर है ना। अगर अपन कैलकुलेट भी कर लेंगे ना कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो फायदा क्या, हमें तो कन्वर्ट करके बताना ना एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके हमने उन मोल्स को इससे इक्वल कर दिया एसटीपी कंडीशन से, और बताओ तो अपना आंसर आ जाएगा। अब किसी को डाउट है तो बताओ, और कोई डाउट है आइडियल गैस वाले पार्ट में, A6 वाले में, A6 वाला तो अपन ने क्लास में किया हुआ है, A6 वाला क्वेश्चन, एन ओपन वेसल मतलब लॉ फॉर ओपन सिस्टम डिस्कस किया ना अपन ने, लॉ फॉर ओपन सिस्टम, और इसमें B6 भी पूछ रहे हैं, ठीक है B6 भी बताऊंगा, पहले A6 बता देता हूँ। तो अपने पास गिवन है लॉ फॉर ओपन सिस्टम, एन ओपन वेसल at 27 degrees centigrade is heated until the 3/5 of the air has been expired, okay। एक ओपन वेसल है और इसको अपन इतना हीट करेंगे, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, कि इससे ना 3/5 ऑफ द गैस बाहर चली जाए, तो बचेगा कितना, तो अपन कहेंगे 1 मोल था, 3/5 बाहर कर लेंगे, तो ओपन वेसल के लिए N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, तो अपन को बताना है assume that the volume of the vessel is constant, हो तो हो गई, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है अपन वेसल, the temperature at which the vessel is heated, हाँ तो ठीक है ना, इनिशियली कितना 1 मोल था, 27,300 था, N2
कितना बचा अपने पास, 1 था, 3/5 को एक्सपेल कर दिया आपने, तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। 1 मोल से 3/5 आपने एक्सपेल्ड कर दिया, तो अपने पास ये बचेगा। हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। तो ये तो ए वाला पार्ट था अपना। अब बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, बी में क्या गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर एस्केप्ड आउट इफ द टेम्परेचर इज हीटेड टू 900। हाँ तो ठीक है ना। वो कह रहा है कि अगर N1 T1 है इज इक्वल टू N2 T2 है, तो अगर 1 मोल था 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 300 केल्विन पे, तो कितना गैस बचेगा N2, ये तो बच गया। तो उसने अपन से पूछा था बताओ, अगर हम 900 केल्विन पे हीट करें, 300 से 900 करेंगे, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द एयर इज एस्केप्ड आउट। तो ये तो N2 तो लेफ्ट है, जो बचा हुआ है, देयरफॉर एस्केप्ड आउट। एस्केप्ड आउट क्या होगा, तो अपन कहेंगे एस्केप्ड आउट इज 1 माइनस N2। N2 तो लेफ्ट था ना, दैट इज एस्केप्ड आउट। तो इसमें कैलकुलेट कर लेंगे अपन, N2 विल बी इक्वल टू 3/9, मतलब 1/3। लो भाई, कितना बचा अपने पास, 2/3 बचा। ये लो, आंसर आ गया अपने पास। फिर लास्ट वाला पार्ट, द टेम्परेचर एट विच द हाफ ऑफ द एयर एस्केप्ड आउट। ठीक है, तो ये N1 गिवन था अपन को, T1 300 गिवन है। अब पूछ रहा है इसको हाफ अगर होगा तो बताओ T2 कितना होगा, बताओ। अगर हाफ होगा तो T2 कितना होगा। हाफ गैस एक्सपेल्ड करना है तो हाफ बच जाएगा, तो T2 कितना लेंगे अपन, तो कैलकुलेट करके बता देंगे। अब किसी ने मुझे B6 पूछा है, तो इसमें B6 ले लेंगे। B6 गिवन है। सेम क्वेश्चन अपन ने इस टाइप का वाटर वाला क्लास में भी किया हुआ है। मतलब आप नोट्स को पढ़ो, नोट्स पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इसमें क्या, आप कोई भी बुक से भी सॉल्व करोगे तब भी आपका डाउट नहीं आएगा। A mixture of nitrogen and water vapors are admitted in a flask containing a solid drying agent। तो मैंने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया और उसमें N2 गैस लिया और H2O के वेपर्स ले लिया, and the pressure of the flask is given to me. So the pressure is given to me, that is pressure of N2 plus pressure of water vapors होंगे, and that is 760 mm मुझे given है। ये टोटल प्रेशर, क्योंकि pressure of the flask मुझे given है। After some hours, the pressure reached to the steady state of 745. So pressure finally जो बचा हुआ है left is equal to 745। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें ड्राइंग एजेंट ऐड करोगे आप, कोई ड्राइंग एजेंट है, तो ये ड्राइंग एजेंट किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो इसका मतलब है अपने पास क्या बचेगा, अगर वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो प्रेशर ऑफ N2 इज द प्रेशर लेफ्ट, और प्रेशर ऑफ N2 अगर पता है तो प्रेशर ऑफ H2O मुझे पता चला, -745, वो N2 का प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 59। तो मुझे प्रेशर ऑफ वाटर पता है, मुझे प्रेशर ऑफ N2 पता है। कैलकुलेट द कंपोजिशन इन मोल परसेंट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मुझे प्रेशर फ्रैक्शन, मान लो प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है कितना, 15 डिवाइडेड बाय 15 plus 745, that is 760. This will be the pressure fraction. The pressure of water divided by total pressure, pressure fraction, is equal to mole fraction. So ये किसका प्रेशर था, वाटर का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये डाल्टन्स लॉ में पढ़ा हुआ है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर फ्रैक्शन। उसने कहा परसेंटेज ऑफ मोल्स बताओ, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से दोनों तरफ। ये वाटर के परसेंटेज है, मोल परसेंट है, 100 से माइनस जो आएगा उसको 100 से माइनस कर देंगे तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा, कैलकुलेट करके बता देंगे।
that is pressure fraction and mole fraction. Second वाले part में given है if the experiment is done at 20 degree centigrade and the drying agent increases by weight. अपन से कहा गया कि अगर हम इसमें एक बी पार्ट भी गिवन है इसका, तो अपन ने तो मोल परसेंट कैलकुलेट कर लिया भाई, ये इसका ए पार्ट। इसमें एक बी पार्ट भी गिवन है। बी पार्ट में गिवन इफ द एक्सपेरिमेंट इज डन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को T इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करूंगा एंड द ड्राइंग एजेंट इंक्रीजेस इन वेट, ये जो ड्राइंग एजेंट था दिस इंक्रीजेस इन वेट, जितना इसका वेट था उसमें कितना वेट इंक्रीज हो गया 0.15। इसका मतलब मुझे गिवन है वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.15 ग्राम्स, ये मुझे गिवन है। क्योंकि जितना आपने ड्राइंग एजेंट लिया था उसमें जो एब्जॉर्ब होगा वो तो वाटर होगा, तो जितना भी इसका मास इंक्रीज होगा, जो भी इसका मास इंक्रीज होगा दैट विल बी व्हाट 0.15। सो इट इज मास ऑफ वाटर बिकॉज़ वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड इन दैट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क? ठीक है, मुझे टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 293 केल्विन। मुझे प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है 15 mm। वन थिंग आई नो दैट कि एक ही वेसल में आप कितने भी गैसेस रखो सबके लिए वॉल्यूम एक जैसा ही रहेगा। मुझे H2O का सारा डाटा गिवन है, तो मैं उसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा देता हूँ H2O के रिस्पेक्ट। H2O के मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 15 डिवाइड बाय 80। और R कितना होता है, R इसमें अपन 1/12 ले लेते हैं, ऐसे तो गिवन नहीं है। 293 टेम्परेचर गिवन है अपन को, वॉल्यूम आपने पूछा और प्रेशर ऑफ वाटर हो गया 15, क्योंकि मैंने इसको एटमॉस्फेयर में लिया इसलिए मैं इसको 760 से डिवाइड करूंगा। ये लो भाई आपका आंसर आ गया, दिस विल बी द वॉल्यूम व्हिच इज रिक्वायर्ड। एक ही वेसल में कितने भी गैसेस रखो, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज डाल्टन्स लॉ। और कोई डाउट है तो बताओ, किसी को और कोई डाउट है ऑब्जेक्टिव से पार्ट 2 से? उसी का B5 पार्ट 1 में B5 लास्ट क्लास में भी बताया था, B5 मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। B5 में a container holds 22.4 liter at 1 atmosphere and 0 degree centigrade, so it is 1 mole of gas, that is a STP condition। इसमें मिक्सचर है 1 mole of gas। Why it is so? Because STP given है ना, volume is equal to 22.4 liter, pressure 1 atmosphere and temperature 0 degree centigrade, तो उसमें 1 mole mixture। The gases consist of argon, oxygen and sulfur dioxide। आर्गन, ऑक्सीजन एंड SO2, ये 3 गैसेस, these are 3 गैसेस, और तीनों के मोल्स जो हैं वो 1 मोल है। मतलब मुझे एक इक्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो दैट इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है मेरे पास, टोटल मोल्स ना STP कंडीशन पे the volume occupied will be by 1 mole of a gas is 22.4 liter at 1 atmosphere, 0 degree centigrade. The partial pressure of SO2 is given to me, so मुझे partial pressure of SO2 given है is equal to partial pressure of O2 plus partial pressure of AR। मैं इसको number of moles भी लिख सकता हूँ, क्योंकि pressure is directly proportional to number of moles। जो pressure होगा that will be directly proportional to number of moles, so I can write that number of moles of SO2 will be equal to number of moles of O2 plus number of moles of AR। ये मैं लिख सकता हूँ, ये सेकेंड इक्वेशन, ये गिवन था मुझे, मैं उससे ये लिख सकता हूँ। partial pressure of O2, now I was given that partial pressure of O2 फिर गिवन है मुझे is equal to 2 into partial pressure of AR।
2 into number of moles of air. ये इक्वेशन 3 मुझे गिवन है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, तो डेंसिटी अपन कैलकुलेट कर देंगे। डेंसिटी के लिए अपन को क्या कैलकुलेट करना था? पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये अपन ने कैलकुलेट करा था, ये अपन को पता है कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी। मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रेशर मुझे 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ये मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास मिल जाए तो मैं डेंसिटी बता दूंगा, क्योंकि ये तो 1/12 है और टेम्परेचर मुझे 273 गिवन है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा। और वो मुझे कैसे पता चलेगा? इससे, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की जगह अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो O2 की जगह मैं इसको, इसमें ना O2 की जगह ट्वाइस ऑफ AR लिख देता हूँ, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू, ये इसकी जगह ट्वाइस ऑफ AR मतलब इज इक्वल टू 3 थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। मुझे AR गिवन है, ये गिवन है, इसके मोल्स में कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्योंकि O2 मुझे गिवन है तो एक तो मेरे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन 4 लिख लेता हूँ। और यहां पर मुझे गिवन है क्या, इस इक्वेशन से ना, अब मैं प्रेशर वाले इक्वेशन हटा देता हूँ क्योंकि वो कंफ्यूज ना करें। अपन ने ऐसे लिखा हुआ, ये अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे दैट इज कि भाई SO2 को AR के फॉर्म में लिख लेते हैं यहां पर, और इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और SO3 भी मुझे पता है। तो आप जो मर्जी चाहे कैलकुलेट कर लो, फिर आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1। So from equation 1 I got that number of moles of SO2 will be equal to 1 minus number of moles of this, और ये twice of AR है, मतलब 1 minus twice of AR है ना। SO2 is equal to thrice 1 minus thrice of AR। ठीक है, तो वो तो वैसे ही आ जाता क्योंकि आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, तो उनको SO2 पता चल गया। अब इस इक्वेशन से मैं तीनों के मोलर रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा। तो अगर इसका 3 मोल्स है, इसका 2 मोल्स है, तो इसका 1 मोल हो गया। ये 1:2 3:2 ये रेशियो आ गया अपने पास, ये थ्राइस आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज ट्वाइस ऑफ AR, तो ये ट्वाइस ऑफ AR आ गया O2। और AR अपने पास 1 गिवन है, क्योंकि इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, तो अपन को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब क्या करेंगे अपन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करना आता है ना, अपन को कैलकुलेट करके बता देते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। So molecular mass of the mixture will be equal to M1 x1 plus M2 x2। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का जो आपने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में भी सीखा था, ये एयर का मॉलिक्यूलर मास जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको, वो आपको पता है। अब वैसे कैलकुलेट कर दो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आता है। M1 आर्गन को ही ले लेता है, 40 उसका मास है, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ना, इसके मोल्स 1 है और टोटल मोल्स हो गए दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज 7। ये M2 इसको ले लेते हैं, इसका मास 32 होता है और इसका मोल फ्रैक्शन 2/7 है, इसके मोल्स 2 प्लस M3 SO2 हो गया, SO2 का मतलब 64 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3/72 7 हो गया। ये लो भाई आपका आंसर आ गया। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करना था, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आ गया, ये हो गया अपने पास डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो ये मोलर रेशियोज वी ऑलरेडी नो दैट, मतलब डाल्टन्स लॉ कैसे अपन को अप्लाई करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, ये आपका राइट ना, यू कैन से दैट B5। अब आप बता दो क्या करना है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और कोई डाउट है किसी का तो आप बता सकते हो एक्सरसाइज 1 से, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा दिया था आपको। C1 वाला ना, तो C1 वाला कर सकते हैं।
C1 वाले में गिवन है अपन को, दैट इज, है ना, a volume V of a gas at temperature T1 and a pressure P is enclosed in the sphere. तो एक गैस है जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर इज T1 एंड प्रेशर इज P, गिव इट टू, ये एक स्फीयर में एनक्लोज्ड है, यहाँ पर गैस, इट इज कनेक्टेड टू द अनदर फ्लास्क, मैंने इसको दूसरे फ्लास्क से कनेक्ट किया, और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V/2 है, जो इसका वॉल्यूम था उससे आधा है, by a tube and a stopcock, मैंने एक ट्यूब से नेग्लिजिबल वॉल्यूम का ट्यूब ले लिया और स्टॉपकॉक से उसे बंद कर दिया। The second sphere is initially vacuum, मतलब वो खाली था, and the stopcock is closed, ये बंद है और खाली एरिया, इसमें गैस है। If the stopcock is opened, the temperature of the gas in the second sphere becomes T2. जब मैं यहाँ पर इसको ओपन करूंगा तो इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है, चलेगा। तो अपन कहेंगे द फर्स्ट स्फीयर इज मेंटेन्ड एट T1, फर्स्ट स्फीयर को इससे पे ही मेंटेन करेंगे। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर P1 विद इन द apparatus? ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन, आपको याद होगा, एक टब को मैंने आइस में रखा था और दूसरे को बॉइलिंग वाटर में रखा था। मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा कंजर्व करना, नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा कंजर्व करना। तो अपन वो कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इनिशियली जब ये बंद था, वो खाली था, तो यहाँ पर अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल प्रेजेंट है वेसल में, वो PV/RT है, ये T1 है, और P को ऐसे लिखते हैं, ये P, ये टोटल मोल्स, मतलब मुझे टोटल मोल्स पता है क्या है। अब अपन नॉब ओपन करेंगे, तो ये टोटल मोल्स अपन को पता होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये अपन को गिवन है। अब नॉब ओपन करते हैं, तो अपन नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स 2 यहाँ पर, जब आप टोटल मोल्स लिखोगे तो N1 प्लस N2, ये N1 होंगे वेसल 1 में, और ये वेसल 2, ये अपने पास के वेसल 1 में अपन कहेंगे जब नॉब को आप ओपन कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें P1 V1 अपॉन R T1 लिख देता हूं, प्लस P2 V2 अपॉन R T2, पहले लिख लेते हैं अपन ऐसे, फिर देखते हैं क्या करना है। ये अपन को गिवन है टोटल मोल्स कितना है। अपन क्या करेंगे, उसने कहा कि जब आप नॉब को ओपन करोगे तो प्रेशर दोनों में एक जैसा रहेगा। अब नॉब ओपन है तो प्रेशर अलग अलग कैसे रह सकते हैं भाई? अगर रूम का टेम्परेचर, अपन ने एक रूम में एसी चलाया तो रूम ठंडा होगा, लेकिन अपन दरवाजा खोल दें अगर, तो फिर ठंडा कैसे होगा रूम? फिर तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर और अंदर एक जैसी टेम्परेचर होता रहेगा, तो प्रेशर भी बाहर अंदर एक जैसे ही होगा। अगर ये नॉब ओपन है तो जिस, अगर अपन कहेंगे यहाँ प्रेशर कम है तो उधर जाएगा गैस, अगर अपन कहेंगे यहाँ प्रेशर कम है तो इधर आएगा गैस। मतलब अगर नॉब ओपन है तो दोनों तरफ प्रेशर तो इक्वल रहेगा, मतलब ये प्रेशर P इक्वल रहेगा दोनों तरफ। टेम्परेचर आपने अलग अलग रखने के लिए कहा, इसका T1 टेम्परेचर, इसका T2 टेम्परेचर बताया गया अपन को। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V1 है, अगर इसका वॉल्यूम मैंने V ले रखा है तो इसका वॉल्यूम अपन को V/2 लेना होगा, ये वॉल्यूम V/2 है, वो आपने बता रखा है मुझे। इसका वॉल्यूम इस तरह, इसका वॉल्यूम है, और आप नॉब क्लोज रखो ओपन रखो, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में इतने ही रहेंगे टोटल मोल्स, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, टोटल मोल्स इज व्हाट, PV/R T। समझ में आया? ठीक है, तो अपन बता सकते हैं, बस अपन को ये कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो ये तो अपन कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से, इसको डिवाइड बाय 2 उधर लिख लेते हैं भाई, डिवाइड बाय 2 नीचे लिख लेते हैं, तो ये V भी कैंसिल हो गया सर।
हमें रीअरेंज करना है P के लिए, इधर P कॉमन ले लेते हैं, तो P अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P को कॉमन लेते हैं 1 अपॉन T1, इधर प्लस है 1 अपॉन 2T2 लेंगे। P के लिए रीअरेंज कर दो, ये क्या P अपना आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन। सो आप कैलकुलेट करके बता देना। अब मैंने आपको सेक्शन डी तक कहा था क्या? ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप कर सकते हो, और रेडियोमेट्री नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा मैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का ABCD दिया था, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आप एक्सरसाइज 3 भी कर सकते हैं, इसका एक्सरसाइज 3 भी करो, ठीक है ना? क्योंकि अपन को रियल गैस अपना आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा रियल गैस। तो रियल गैसेस आपका पढ़ेंगे अपन। और तुम्हारा जो टेस्ट है, मेजर टेस्ट जो हो रहा है, उसमें तुम्हारे मेजर टेस्ट का सिलेबस अलग होगा। मैंने बंद कर दिया, तब तुम लोगों ने फिर पूछा, तो आपका मेजर टेस्ट जो होगा वो अलग होगा। आपका सिलेबस अलग है मेजर टेस्ट का, बाकी बच्चों का अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, ठीक है? तुम्हारे में सिर्फ रियल गैस पार्ट तक ही आएगा, राइट? तो आप देख लेना, आपका टेस्ट अलग होगा, उनका टेस्ट अलग होगा। अब तुम लोगों के लिए मैंने कोशिश तो किया था करने का, लेकिन तुम्हारे बैच में बच्चे बड़े अच्छे थे और उन लोगों ने पढ़ने से मना कर दिया तुम लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे, उनका सिलेबस तो थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म होने पे आ गया। पोर्शन तुम्हारा चलता, पोर्शन तो ये है ना, अप टू रियल गैस, मतलब गैसियस स्टेट पूरा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और IUPAC, ये आपका पोर्शन होगा। अप टू रियल गैस मतलब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और रियल गैस। तो D1 बता देता हूँ, D1 भी पूछा। मैंने तो कोशिश किया था कि तुम लोगों को कुछ बढ़िया कर दिया जाए, लेकिन है ना, कुछ बच्चे बड़े अच्छे थे तो अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम लोगों में से भी जो डिजर्व करता है, P ब्लॉक नहीं आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा, उनको आएगा, उनको S ब्लॉक P ब्लॉक सब आएंगे। केमिकल उनका तो पूरा 11th क्लास ही आएगा, उनका खत्म हो गया ना सिलेबस, उनका IUPAC नेमिंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एरोमेटिक बचा हुआ है और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बचा हुआ है, तो वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। D1 देखते हैं, the rates of diffusion of the two gases A and B are given to us, ठीक है भाई। तो मुझे RA अपॉन RB ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, ये 1/4 गिवन है, रेट का रेशियो, है ना? हाँ, जो डिजर्व करता है उसे मतलब 12th क्लास में उस तरीके से ही उसको मिलेगा, मतलब। लेकिन उसके जो चैप्टर मतलब गड़बड़ हुए, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा कवर होने में, लेकिन 12th वाला पोर्शन उसका चलेगा बढ़िया। तुम्हारा 12th वाला पोर्शन मतलब 12th तो करना ही पड़ेगा आपको, 11th का भी जो बचा हुआ है वो भी करना पड़ेगा। जो डिजर्व करता है उसे मिलेगा, क्योंकि रेजोनेंस में सबसे बढ़िया पार्ट यही होता है कि झूठ नहीं बोला जाता, है ना? और कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। तो और जो डिजर्व करता है उन्हें वो चीजें मिलती हैं जो बच्चे डिजर्व करते हैं। तो चलो उसको देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मासेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 2:3। अच्छा, रेशियो ऑफ द ऑफ देयर मासेस मतलब A and B, मतलब मुझे Ma अपॉन MB गिवन है। कितना गिवन है अपन को? ये 2/3। तो आप बताओ मोल फ्रैक्शन इज देयर, मोल फ्रैक्शन इज, ठीक है भाई। अपन को पता क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अंदर अपन ने कहा था ना गैस A और B है, इसका मोल Na-, इसका मोल्स Mb-। ये रेशियो पूछ रहा है मुझसे मोल्स का। ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन में देखो क्लासेस तो होंगे, ऑफलाइन में बहुत कुछ होने वाला है, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ऑफलाइन में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। AP1 वालों के साथ तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है।
क्योंकि जो बच्चा मतलब डिजर्व करता है उसको तो मैं बहुत कुछ करके पढ़ाने वाला हूँ, है ना। उनके साथ तो बहुत कुछ करके करके पढ़ाने वाला, क्योंकि उनका सिलेबस भी काफी आगे हो गया मेरा फाइनल, गोइंग टू शिफ्ट, तभी तो बोल रहा हूँ डाउट्स तो ऑफलाइन ही हो। नहीं टाइम लगेगा, टाइम किस में लगेगा, सिलेबस कंप्लीशन में कोई टाइम नहीं। किस किस बात में टाइम लगेगा, ऑफलाइन में ऐसे तो टाइम नहीं लगेगा, ऑफलाइन में लगेगा टाइम तो अपन डाउट्स तो और ऑफलाइन ही होंगे ना सारे। बहुत कुछ अपन ऑफलाइन करने वाले हैं, हाँ। चलो देखेंगे, वो मेरा टेंशन है, मैं मतलब उसमें टेंशन मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। इसको देखते हैं तो अपन ने पढ़ा था कि भाई आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डैश, ये डैश अंदर वाला अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ऐसे पढ़ा था। ऑफलाइन में टाइम लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये दिमाग से निकाल दो कि ऑफलाइन में टाइम लगेगा। ऑफलाइन मई में खुल जाएगा, मई में वैसी कंडीशन हो जाएगी जैसी बाकी जगह होती है, सब ठीक हो जाएगा मई, ठीक है ना। वो सिर्फ अब सब पॉलिटिकल ड्रामा होते हैं और कुछ नहीं होता है। मई में कब, मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ मई, 2 मई के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। चलो अपन करते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया था, आप मॉलिक्यूलर मास को ऐसे लिख सकते हो ना, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो फिर इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए will be equal to WA upon N A dash is equal to WB upon NB dash. Substitute कर लो, this will be equal to NA dash, और मॉलिक्यूलर मास को क्या लिख लें अपन, ये था MB ना, मतलब ये WB upon NB, so ये हो जाएगा WB upon NB dash मल्टीप्लाई बाय, इधर हो जाएगा NA dash upon WA dash, ये हो गया। अब ये वाला रेशियो तो अपन को गिवन है, ये वाला रेशियो तो अपन को गिवन ना, मास रेशियो, मास रेशियो मतलब W या WB है, ये मास रेशियो गिवन था ना। सो W इज 2/3, तो अपन यहाँ पर WB मतलब 3/2 कर देंगे फिर इसको, और ये क्या हो जाएगा NB डैश अपॉन NA डैश अपॉन NB डैश, ये हो गया 1, और रूट को अपन ऐसे लिख लें 1/2, तो ये भी 1/2 है और ये 1 टू द पावर ऑफ 1 है, ये वाला पार्ट, तो अपन इसको लिख लें 3/2, और इसको लिख लेते हैं अपन दैट इज मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखते हैं WB अपॉन WB, इसको 1/2 रूट ले लेते हैं, तो ये तो 2/3 अपन को गिवन है, ये RB अपॉन RA अपन को गिवन है, RA अपॉन RB, चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये भी गिवन है अपन को, ये भी गिवन है, तो सॉल्व कर देते हैं। ये पूछा है अपने रेशियो NA डैश अपॉन NB डैश, तो सॉल्व करके बता देते हैं। हो जाएगा, RA और RB अपन को गिवन है 1/4, वो भी अपन को गिवन है 2/3, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 3/2 गिवन है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3/2 हो गया, इसको इधर ले आते हैं और सॉल्व कर देते हैं, यस हो जाएगा। ये आपका डी, और कुछ है तो बताओ, हो गया, ठीक है। तो फिर रियल गैस की बात करते हैं। अरे तुम ना एक एक करके पूछते हो, फिर मैंने बंद कर दिया उसको, एक बार में ही सारे लिखो ना, एक एक करके लिखोगे तो कैसे बताऊंगा फिर मैं, फिर उसको खोलने में टाइम वेस्ट होगा, एक बार में लिखते थे ना कि सर सारे ही बता दो, फिर उसको ओपन करूंगा फिर टाइम लगेगा, तो पहले बता दो ना कि सर ऐसे ऐसे है,
ये लो, अब D2 में गिवन है for 10 minutes each at 0 degrees centigrade from a two identical holes, nitrogen and unknown gases leaked into a vessel of 4 liter capacity. ठीक है, मतलब एक वेसल है, वॉल्यूम 4 लीटर, और इसमें N2 आ रहा है और एक अननोन गैस आ रहा है X, ठीक है. Into a common vessel this, the resulting pressure is 2.8. अब इसका प्रेशर मुझे क्यों करना 2.8? The resulting gas has a pressure of 2.8 and the mixture contains, इसमें नाइट्रोजन के मोल्स मुझे क्या 0.4 मोल्स. What is the molecular mass of unknown gas? तो ठीक है ना, इसके मोल्स गिवन है अपन को, ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे कि भाई अपन को एक बात पता है, अगर मोल्स इसके 0.4 हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है. चलो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं. प्रेशर कितना है 2.8, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितने होंगे पता चल गया, आर कितना है देख लेंगे, टेम्परेचर कितना है पता है मुझे, ये 2.8 हो गया, वेसल ये 4 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, आर 1/12 हो गया और ये 273 हो गया, तो एन टोटल आ गया मेरे पास. एन टोटल आ गया तो मुझे मोल्स ऑफ एन टोटल आएगा तो मुझे मोल्स पता चल गए किसके, दोनों के मोल्स पता चल गए. इसके 0.4 मोल्स है तो इसके कितने होंगे वो पता चल जाएगा. उसका मोल्स अगर आ गया तो बाहर कितने मोल्स, मतलब ये किसी वेसल से आए थे ना दोनों, तो अपन लिख लेंगे भाई R of N2 डिवाइडेड बाय X of N2, R of X is equal to under root of molecular mass of X divided by molecular mass of N2. ये R क्या होगा, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय T of N2 मल्टीप्लाई बाय T of X डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X. ये तो कैंसिल हो गया, दोनों 10 मिनट के लिए गिवन है. ये वैल्यू मुझे 0.4 गिवन है, ये वैल्यू मुझे गिवन नहीं थी, उसके लिए तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X आ जाए, ये टोटल मोल्स. अगर वो आ गया मेरे पास तो ये तो मुझे पता है 28 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है मुझसे, तो मैं लिखूंगा 0.4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 that is X is equal to under root of molecular mass of X divided by that is molecular mass of N2 28. तो कैलकुलेट कर देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो भाई कितना आ रहा, कि मतलब 2.8 into 4 इस ये वैल्यू कितनी आ रही है वो कैलकुलेट कर लो आप. 2.8 into 4 और उसके बाद उसको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो और डिवाइड कर लो कितना 273, तो अपने पास आंसर आ जाएगा. ये ऑलमोस्ट 0.49 आ रहा है, 0.49 मतलब 0.5 कर लो. Therefore, number of moles of X will be equal to 0.5 minus 0.1 आ गया. लो भाई आपका आंसर आ गया. 4 कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं 64 और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बता देते हैं, राइट. तो वो अपना आंसर आ जाएगा. डाउट्स इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जिस टाइम सॉल्व कर रहे हैं ना, जिस टाइम पढ़ रहे हैं आपको उसी टाइम सॉल्व कर लेना चाहिए, इसलिए डाउट्स आते हैं. जिस टाइम अपन पढ़ रहे हैं ना उसी टाइम सॉल्व कर लेना चाहिए. तो आज तो अपन को डाउट सॉल्व करने चाहिए थे रियल गैसेस के. A gaseous mixture contain oxygen and the another gas. ठीक है, एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन है और एक अदर गैस X ले लेते हैं. इन दोनों का मोलर रेशियो अपन को कितना है 4:1 का मोलर रेशियो, दैट इज मोलर रेशियो. ठीक है. डिफ्यूज थ्रू द होल, इसको एक होल से डिफ्यूज करते हैं कितने 245 सेकेंड्स के लिए. अंडर द सिमिलर कंडीशंस
तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब कंडीशन को सेम रखो, तो सेम वॉल्यूम, इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका है। सेम under the similar condition, the same volume of gas, oxygen gas takes ये 220 seconds है to diffuse. What is the molecular mass of unknown gas? बता देंगे, इसका molecular mass चाहिए, तो इसको अपन मिक्सचर लिख लेते हैं, ये मिक्सचर हो गया। तो अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 will be equal to under root of molecular mass of O2 divided by molecular mass of the mixture. और रेट को अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जैसे अपन मोल्स लिख सकते हैं ना, वैसे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ O2 टी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रेशियो है ना, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। इसके लिए अपन ने मिक्सचर का डाटा लिखा, इसके लिए O2 का डाटा लिखा, तो अपन इधर क्या करेंगे, सेम वॉल्यूम था ना, उसने कहा था ना कि इतना ही, जितना वॉल्यूम इसका उतना ही वॉल्यूम ऑक्सीजन का भी लीक होता है। टाइम ऑफ O2 कितना गिवन था, 220 गिवन था। टाइम ऑफ ये कितना गिवन है, 245। अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द O2 अपन को पता है 32 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर कितना आएगा, इससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। Once we get the molecular mass of the mixture, na, the molecular mass of mixture is called the average molecular mass. तो अगर कोई एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपन को गिवन है तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास एवरेज होता है दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मिक्सचर अपन को पता है, मोल फ्रैक्शन पता है दोनों के, तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा अपने पास, उसमें इसको O2 ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, और उसके मोल फ्रैक्शन कितना है 4/4+1, और इसमें ये mx आपको कैलकुलेट करना है, और ये मोल फ्रैक्शन कितना है 1/4+1। लो भाई, ये वैल्यू m एवरेज अपन को पता है, m एवरेज इज नथिंग बट द m एवरेज, यहां से आ जाएगा, ये कैलकुलेट करो और सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर बताना। पार्ट 2 किया है, पार्ट 2 किया किसी ने, पार्ट 2 का A4। चलो भाई अपन पार्ट 2 का A4 देख लेते हैं एक बार। A1 A2 A3 मैंने छोड़ने के लिए कहा था, A4 बताना था। A4 में ठीक है, वैसे A4 वाला अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था ऐसे, A4 जैसे ना एक क्वेश्चन अपन ने अभी किया है थोड़ी देर पहले ना, वो आई थिंक A5 या A6 वाला ना जो था, वैसे ही है बिल्कुल ये। अब मैनोमीटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब मैनोमीटर अटैच टू अ फ्लास्क कंटेनिंग, ये जो ट्यूब होता है इसको अपन मैनोमीटर कहते हैं, ये जो ऐसा ट्यूब होता है इसको अपन मैनोमीटर कहते हैं, वी नो दैट द ट्यूब इज कॉल्ड द मैनोमीटर। सो अ मैनोमीटर इज attached to the, so a manometer attached to the flask containing with ammonia gas have no difference in the mercury level। अच्छा, तो मरकरी का प्रेशर पता चल गया, 76 सेंटीमीटर मतलब 1 एटमॉस्फेयर। शोन इन द डायग्राम, मतलब इसमें जो अमोनिया गैस है और इसमें कोई वो नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गैस है अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और यहाँ प्रेशर अपन को 76 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर, ये अमोनिया गैस, ठीक है। आफ्टर स्पार्किंग, नहीं इसको स्पार्क भी किया उसने, आफ्टर स्पार्किंग अमोनिया इज पार्शियली डिसोसिएटेड, ठीक है भाई, आपने इसको स्पार्क किया होगा, तो अमोनिया इज पार्शियली, कुछ अमोनिया N2 और H2 में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। उन्होंने रिएक्शन भी दे रखा है, तब तो अपना काम भी आसान कर दिया। नाउ इट हैज अ डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन द मर्करी लेवल्स, तो जब ये डिसोसिएट हुए तो मोल्स बन गए होंगे, तो मोल्स बने तो वो कह रहा है कि ये नीचे आया और ये बढ़ गया, और इसमें जो डिफरेंस था, ये वाला डिफरेंस, वो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया, इतना ही आया ना। सो नाउ इट have a difference of 6 centimeter in the mercury level in the 2 column. What is the partial pressure of H2? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई,
देखो जब कोई डिफरेंस नहीं था तो मेरे पास ये 2 वॉल्यूम था, स्पार्किंग के बाद ये 4 वॉल्यूम बन गया। उसने कहा ना कि मतलब 6 सेंटीमीटर अबव, ऐसे लिखा ना उसने, द डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ेगा तो गैस का एक्सपेंशन हुआ ना, एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा ना। स्पार्किंग मींस उसको ब्रेक करवाया, बर्न करवाया, और लिखा हुआ है ना रिएक्शन में। अब डिकम्पोज कर रहे हैं तो स्पार्किंग ही हुआ, और क्या होता है, डिकम्पोजिशन के लिए अपन स्पार्किंग हुआ, ठीक है ना। तो स्पार्किंग मतलब उसको ब्रेक किया अपन ने इलेक्ट्रिकली, अगर इसको ब्रेक किया तो N2 और H2 में ब्रेक हो गया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये ब्रेक हुआ, नीचे आया और ये ऊपर गया। तो फिर ये कहेंगे अच्छा इसका मतलब है दो वॉल्यूम का अगर डिफरेंस है तो 6 सेंटीमीटर प्रेशर चेंज होता है, तो एक वॉल्यूम से कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। नाउ H2 is 3 volumes, therefore pressure of H2 will be equal to 3 into 3, that is 9 सेंटीमीटर। ये प्रेशर ऑफ H2 होगा। कोई प्रेशर ऑफ H2 के पहले अपने पास क्या था, NH2 था, स्पार्किंग के बाद 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो स्पार्किंग के बाद किसकी वजह से बढ़ा होगा, इनकी वजह से, मतलब 2 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो 2 वॉल्यूम की वजह से 6 सेंटीमीटर बढ़ा ना, तो एक वॉल्यूम की वजह से कितना बढ़ेगा, 3 सेंटीमीटर। तो हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 3 वॉल्यूम्स है हाइड्रोजन का, तो उसको 3 टाइम्स लिख दो। 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो 3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। वी गेट द आंसर। और कोई डाउट है तो बोलो। A6 B3 and A12। A6 है, if the pressure of the gas contained in the vessel is increased by 0.4% when heated 1 degree its initial temperature। हाँ, तो प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम अपन को कांस्टेंट रखना है, तो P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 लिखना है। If the pressure of the gas contained in the vessel increases by 0.4%, मतलब पहले अगर 1 था प्रेशर और टेम्परेचर T था, तो ये 4% बढ़ गया, मतलब 1 प्लस 1 का 4%, 0.4%, 0.4 डिवाइडेड बाय 10, कितना बढ़ गया प्रेशर। भाई अगर पहले 1 था प्रेशर तो बाद में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का 4% बढ़ा दो। एंड टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ तो टेम्परेचर आपने 1 डिग्री कर लिया, तो टेम्परेचर आपने 1 डिग्री का मतलब हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ तो इसका मतलब है पहले टी था केल्विन में, ठीक है ना, पहले टी था केल्विन में, अब टी प्लस 1 हो जाएगा केल्विन। लो भाई टी का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, वो तो अपन से पूछ रहे हैं 1 डिग्री इट्स व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज, मतलब टी को पूछ रहे हैं, बता देंगे ये कितना आ गया, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.004 आ गया डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, उसको उधर मल्टीप्लाई कर लो और बता दो आंसर। टी प्लस 1 इज इक्वल टू टी प्लस 0.004 टी। अब ये 1 प्लस लिखेंगे तो कॉमन ही ले लेते हैं, पर 1.004 टी, तो कैलकुलेट कर देते हैं इससे टी कितना आएगा अपने पास। टी को इधर ले आते हैं, तो 1 इज इक्वल टू दैट इज, इधर लेके आऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा,
तो 0.004 टी आ जाएगा. सो टी विल बी इक्वल टू 1 बाय 0.004. तो सॉल्व कर दो. T+1 क्यों बोल तो रहे कि वेसल था T टेम्परेचर पे, तो इस पे प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T था. प्रेशर अपन ने 1 लिया. जब वो कह रहा है कि इसको हीट किया मैंने, कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया, तो अगर प्रेशर शुरू में 25 रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 26 होगा ना. तो T2 करोगे ना 26 बाय 1 डिग्री. बोलते रहे वो क्वेश्चन में कि when it 4% when heated by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जितना था उससे 1 डिग्री और बढ़ा दो, वो T2 है आपका. B3 B3 में गिवन है. रुको, a compound exists in a gaseous phase, both monomer and dimer. अच्छा, ऐसे भी एग्जिस्ट करता है और ऐसे भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. द एटॉमिक मास ऑफ ए इज, इसका एटॉमिक वेट गिवन है, तो ये डबल हो जाएगा. उसमें 2 है. जैसे अपन लिखेंगे नाइट्रोजन एटम है तो 14 होता है, तो N2 कितना, उसका डबल हो जाता है. इन द एक्सपेरिमेंट 96 ग्राम ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द वेसल. मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट है, 96 ग्राम ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द वेसल. इन एक्सपेरिमेंट 96 ग्राम ऑफ 96 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ए वगैरह ऐसा कुछ भी लिखा उसमें. और वॉल्यूम मुझे गिवन है, मैंने इसको वॉल्यूम लिखा, दैट इज 33.6 लीटर एंड टेम्परेचर इज 273 plus 273 546 Kelvin. The pressure developed if the 50% of compound exists as a dimer to the extent of 50% by weight. अच्छा, in these conditions. ठीक है. 96 ग्राम था, इसमें से 50% जो है वो डाइमर में कन्वर्ट हो गया. राइट, तो डाइमर में कन्वर्ट कर देंगे अपन. तो 96 ग्राम में से 50% डाइमर में कन्वर्ट हो गया, तो इसके अपन कहेंगे भाई देख, ए जो है अपने पास वो 2 मोल्स है. 96 मतलब 2 मोल्स. 2 मोल्स होगा तो इसको डाइमर में बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं कि भाई ये A2 में कन्वर्ट हो जाएगा 50%. पहले अपन बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस कर लेते हैं. अब इसके अगर 2 मोल्स अपन को ये मोल्स गिवन है, तो अपन क्या कहेंगे, इसके 2 मोल्स हैं इनिशियली. अब अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, 50% डाइमर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसके जितने भी मोल्स रिएक्ट करेंगे ना, इसके मोल्स आधे होंगे, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल दे रहे हैं. या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी चले. एक ही बात है, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल देता है, तो इसका 1 मोल जो इधर है तो कितना मोल देगा, हाफ मोल. तो वैसे ही लिख दिया आपने, आपको क्या फर्क पड़ेगा. अब अगर मान लो इसके 2 मोल्स हैं और इसके x मोल रिएक्ट कर रहे हैं, अगर इसके x मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो अपन कहेंगे जितने मोल इसके होंगे इसके x/2 बनेंगे. हाँ, तो ये मोलर कोफिशिएंट वाला पार्ट आपने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था. तो अगर इसके x मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके x/2 बनेंगे. तो 2 मोल्स हैं, अगर x मोल्स रिएक्ट करेंगे तो बचेंगे कितने, 2 - x, और ये कितने बनेंगे, x/2. वो कह रहे हैं कि A का 50% A2 में कन्वर्ट हो जाए. अच्छा,
मतलब x का वैल्यू 1 देना है आपको। अपन को गिवन है कि 50% ऑफ ए कितना इनिशियली था, 2 मोल्स गिवन था अपन को इनिशियली। वो कह रहा है 50% इसमें चलेगा, ठीक है। तो अगर 2 था और 50% A2 में कन्वर्ट करना है, डाइमराइज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका मतलब है x का वैल्यू बन रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास given that x is equal to 1, total moles in the vessel, टोटल मोल्स इन द वेसल हो जाएंगे, ए के कितने मोल्स हैं 2 - x, और बी के कितने मोल्स हैं x/2, इसके A2 के कितने मोल्स हैं x/2, और इसमें मुझे x का वैल्यू गिवन है कितना, ये हो गया मेरे पास 2 - 1 और प्लस 1/2 कर लूंगा मैं, तो 2 - 1 1 + 1/2 दैट इज 3/2 हो गया मेरे पास टोटल। खत्म हो गया क्वेश्चन। मुझे वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर आपने पूछा होगा, क्योंकि सब कुछ गिवन है तो प्रेशर पूछोगे आप। हाँ, लो भाई आ गया, PV = nRT। प्रेशर पूछा है, वॉल्यूम 33.6 है, मोल्स 3/2 है, आर का वैल्यू 1/12 होता है, और टी मुझे 546 गिवन है। लो भाई मेरा आंसर आ गया। A12 भी कहा था किसी ने, A12 को देखिए। हाँ, 2 मोल्स गिवन है ना, बताया था ना उसने कि भाई 96 ग्राम ऑफ दैट इज प्रेजेंट इन द वेसल, तो 2 मोल्स गिवन है ना कि भाई इस कंटेनर में ए जो अपन ने डाला था वो 96 ग्राम डाला, तो एक एटम का मास 48 है तो दो का मास 96 हो जाएगा, तो वो गिवन है। A12 में an amount 1 gram of gaseous compound boron and hydrogen occupies this much liter at 1 atmosphere 3 degree। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, ये कह रहा है कि बोरॉन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, एंड लेकिन मुझे ये पता है कि उसका वेट जो है वो 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका प्रेशर जो है वो 0.1 एटमॉस्फेयर है, और उसका वॉल्यूम जो है वो 0.82 लीटर्स है। अच्छी बात है। तो कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड है, तो अपन कहेंगे इसमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, PV = W/mRT कर लेते हैं। प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 0.82 है, 0.82 लीटर्स, वेट कितना है 1 ग्राम के बने हैं, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है मुझे, मल्टीप्लाई बाय ये 0.0821 ही कर लेता हूं, और मल्टीप्लाई कर देता हूं टेम्परेचर कितना गिवन है अपन को 3 डिग्री, मतलब 276। ये लो भैया, ये और ये मैं कैंसिल कर सकता हूं, इसलिए मैं इसको ऐसे कर लूंगा, मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 0.0821 डिवाइडेड बाय 0.82 मल्टीप्लाई बाय 276 डिवाइडेड बाय कुछ है नहीं है, तो ठीक है, इसको अपन 10 टाइम ऐसे कर लेते हैं भाई, ये 10 हो गया और ये 10 होगा तो 27 आ गया, 27.6 आ गया। अब इन दोनों का मास अपन को 27.6 गिवन है, ठीक है भाई, तो अपन को क्या करना चाहिए, इनमें से ये चेक कर लेते हैं कि किसका मास 27.6 होगा। तो अपने पास बोरॉन है 10.8 गिवन है, एक बोरॉन का मास, और हाइड्रोजन 1, तो चलो देख लेते हैं कि कितने बोरॉन ले लें और कितने हाइड्रोजन ले लें तो अपन को 27.6 आ जाएगा। पहले वाले का मास 10.6 + 3, पहला वाला नहीं होगा, दूसरे वाला B4 ही, बोरॉन ही 40 हो जाएगा, और हमारे पास है कितना 27.6, कैलकुलेट कर लो, C विल बी द आंसर। आ गया अपने पास, ये आपके A12 भी होगा।
तो बाकी सी और डी बिल्कुल एक जैसे हैं जैसे अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है। आप नोट्स को सॉल्व करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नोट्स को सॉल्व करो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, तब भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, अब अपन वापस रियल गैस को पढ़ते हैं। लास्ट टाइम अपन ने रियल गैस पढ़ रहे थे और रियल गैस को कंटिन्यू करते हैं। रियल गैस में हमने लास्ट टाइम रियल गैस इक्वेशन बनाया था और रियल गैस इक्वेशन और वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखा था फॉर वन मोल ऑफ गैस। वन मोल ऑफ गैस के लिए मोलर वॉल्यूम ले लेंगे। सो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है लेकिन अपन ने वन मोल ले रखा है। V माइनस एन भी होता है लेकिन V ले लेते हैं क्योंकि अपन ने वन मोल ले रखा है। वन मोल ले रखा है तो अपन इसको मोलर वॉल्यूम भी ऐसे, दैट्स अ मोलर वॉल्यूम। M लिखेंगे तो वॉल्यूम मतलब मोलर वॉल्यूम। अब अपन लिखेंगे इसको रियल गैस वेरिएशन इन गैस इक्वेशन with change in pressure। प्रेशर भी चेंज करेंगे अपन, टेम्परेचर भी चेंज करेंगे, बट प्रेशर से शुरुआत करेंगे। अपन ने इसमें पढ़ा था, पहले अपन देखते हैं एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर व्हाट विल हैपन, अगर प्रेशर कम है तो इक्वेशन में क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल काफी दूर होंगे फिर तो अगर प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, then there is no force of attraction among them। तब तो अपन कहेंगे a अपॉन बी स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि वो टर्म तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। और बी अपन कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि बी अपन तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये गैसेस पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऐसे ऑक्यूपाई कर ले, तभी अपन बी की बात कर पाएंगे, नहीं तो बी अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले से पता रहेगा हमेशा B can only be calculated at high pressure। B can only be calculated at high pressure। तो B की बात अपन तभी करेंगे जब मुझे क्वेश्चन में मेंशन हो कि प्रेशर हाई है, वरना हम B कभी B की बात नहीं करेंगे, उसे नेगलेक्ट कर लेंगे। Particles are apart, so there is no force of attraction। Force of attraction, thus A upon B square is negligible। अब B तो अपन कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। Also B is negligible because the volume occupied by the particle is negligible as compared to volume of the vessel। अगर ये भी नेग्लेक्ट करना है, ये भी नेग्लेक्ट करना है तो फिर वो भी नेग्लेक्ट करना है, अगर ये भी नेग्लेक्ट करना है, ये भी नेग्लेक्ट करना है तो फिर PV इक्वल टू RT हो जाएगा। इसका मतलब है एट लो प्रेशर द गैस
या अपन कहेंगे एट लो प्रेशर ऑल गैसेस विल बिहेव एज अ ideal gas because they are following the PV is equal to RT. Thus gas will behave as ideal gas. तो जो गैसेस होंगे दे विल बिहेव एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर रेंज. Gas will behave as an ideal gas at the low pressure range. तो मैं इसको ना ऐसे प्रेशर वॉल्यूम की, वैसे तो अपन ने ये पढ़ा था कि भाई आर और टी मतलब जो भी अपन पढ़ेंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ेंगे, तो अपन ने करेक्शन प्रेशर में किया था, वॉल्यूम में किया था, टेम्परेचर में कोई करेक्शन नहीं. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पीवी ग्राफ ड्रॉ करूंगा पी के साथ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, पीवी विल रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम. क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट होगा तो वो तो बॉयल्स लॉ होता है, और बॉयल्स लॉ का ग्राफ अपन ने ऐसे पढ़ा कि पीवी विल रिमेन कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इन दोनों में से किसी को भी चेंज करोगे, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, और बॉयल्स लॉ में बताया. ये आइडियल गैस का लॉ अगर आप देखोगे तो अपन ने ये बॉयल्स लॉ में ग्राफ भी बनाया हुआ है, पीवी और पी के बीच में या फिर पी के बीच में डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बनाया एट मॉडरेट प्रेशर. मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं. एक थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया अपन, अगर हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल थोड़े पास आ जाएंगे, तो इनमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. अगर पार्टिकल में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का सिग्निफिकेंस होगा, अगर पार्टिकल में अट्रैक्शन होगा तो ए का सिग्निफिकेंस होगा. अगर इसका सिग्निफिकेंस होगा ए अपॉन वी स्क्वायर का, तब तो ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपन मॉडरेट प्रेशर पर. लेकिन बी को अभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बी कैन ओनली बी कैलकुलेटेड, पार्टिकल के पास आने से बी के लिए काम नहीं चलेगा, पार्टिकल इतना पास आ जाए कि अपन उसको एक पर्टिकुलर एरिया में सारे पार्टिकल्स को ले पाए, देन ओनली बी कैन बी कैलकुलेटेड, और वो तभी हो सकता है व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई. At moderate pressure, the molecules are close to each other. So there is force of attraction. But B is negligible. B अभी भी negligible होगा. तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर अपन क्या लिखें, then equation becomes, then equation is मतलब moderate pressure पे जो equation होगा वो होगा P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. So यहां पर मैं लिखूंगा PV, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो अपन इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इसको सिर्फ बी लिख लेते हैं, बी इज नेग्लिजिबल. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v होगा, तो इसमें a बाय v हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू RT. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PV विल बी इक्वल टू RT माइनस a अपॉन v. राइट. तो अपन कहेंगे देखो भाई, एक इक्वेशन अपन ये बना सकते हैं इसको, और अगर दोनों तरफ RT से डिवाइड करते हैं, एक तो ये इक्वेशन हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं,
स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बना लेते हैं। पीवी मेरे लिए y हो जाएगा और 1/v विल बी इक्वल टू a, 1/v विल बी इक्वल टू x। Pressure and volume they are inversely proportional। तो अगर मैं PV वर्सेस P में ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, PV वर्सेस P में ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो P की जगह मैं 1/v लिख सकता हूं ऐसे कि अगर मुझे 1/v गिवन है तो P के लिए लिख सकता हूं ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर मैं कहूंगा RT तो कांस्टेंट है। अगर मैं x एक्सिस पे P को बढ़ाऊंगा क्योंकि वहां प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम कम होगा, ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू बढ़ेगा। और अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, मतलब पीवी का वैल्यू कम होगा। अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, स्लोप इज नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव है तो अपन को पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, स्ट्रेट लाइन का। तो अपन कहेंगे इसका मतलब है अगर मैं पीवी को, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा मतलब वॉल्यूम को कम करूंगा, वॉल्यूम को कम करूंगा तो ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो आरटी में से माइनस होगा, मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, स्लोप नेगेटिव है ना, तो ग्राफ ऐसे होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, मॉडरेट प्रेशर की तरफ आऊंगा, तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा। बिकॉज आरटी से हम उतना ही माइनस करेंगे ना, आरटी तो ये था अपने लिए पहले, भाई जब पीवी इक्वल टू आरटी लिखोगे तो आप पीवी का वैल्यू मतलब आरटी का वैल्यू यही तो था। अब आरटी तो कांस्टेंट था, तो जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आरटी से माइनस होके पीवी का वैल्यू कम होता जा रहा है, ऐसे स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, तो अपन ने स्लोप नेगेटिव लिखा। अगर हम दोनों तरफ आरटी से डिवाइड करते हैं बाय आरटी ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ आरटी से डिवाइड करें तो पीवी अपॉन आरटी होगा, 1 माइनस ए अपॉन आरटी भी होगा। पीवी अपॉन आरटी इज नथिंग बट द जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, that is equal to 1 minus A upon RT V। ये आ जाएगा। For ideal gas Z is equal to 1, मतलब मैं इसको PV और P का ग्राफ भी बोल सकता हूं इससे। तो अगर मैं Z और P का ग्राफ ऐसे लिखूं तो ये 1 अपन P इज P ना, तो Z वर्सेस P का ग्राफ भी बोल सकता हूं, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज Z इज इक्वल टू 1 होता है फॉर द बॉयल्स लॉ, ये अपन को पता है। बॉयल्स लॉ के लिए मतलब अपन बॉयल्स लॉ मतलब इट इज फॉलोइंग द आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Z का वैल्यू 1 होता है। Z से अगर डेविएशन आता है, 1 से डेविएशन आता है तो अपन कहते हैं वो आइडियल गैस इज शोइंग द डेविएशन, और यहाँ पर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो Z इज लेस देन 1, इसका मतलब मॉडरेट प्रेशर पर Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा। अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो अपन कहेंगे A तो कांस्टेंट है। अगर Z का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि A तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वॉल्यूम अगर छोटा होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, मतलब गैस इज कंप्रेसिबल। अगर ये वैल्यू हम छोटा करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो Z इज
प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल पास आ रहे हैं ना, मतलब गैस इज मोर कंप्रेसिबल. So Z is less than 1, thus gas is more compressible. Gas is compressible. और अगर कंप्रेसिबल है तो पार्टिकल्स आपस में पास आ रहे होंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस. Greater than repulsive forces. Greater than repulsive forces. ये हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि लो प्रेशर पे तो पार्टिकल्स दूर होंगे, पर ऐसे एज्यूम कर सकते हैं. लो प्रेशर है तो पार्टिकल्स काफी दूर रहे होंगे. जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास आएंगे, उनमें अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन होगा तो ए का वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगा. तो पर ऐसे ही बोल सकते हैं गैसेस कंप्रेसिबल है, पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, इसका मतलब है गैस को अपन लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली. सो द गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड. कैन बी इजीली लिक्विफाइड. गैस हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं. तो गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, अपन बता सकते. अब अगर मान लो अपन और बढ़ाते हैं प्रेशर, अगर मान लो अपन ये तो ग्राफ अपन ऐसे बना रहने देंगे और देखेंगे कि भाई और अगर अपन बढ़ाते हैं तो क्या होता है. तो गैस यहाँ पर अपन इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं. अपन थर्ड पॉइंट को देखते हैं एट हाई प्रेशर. अब हाई प्रेशर पे क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल बहुत पास होंगे, उनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे. अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो व्हाट विल हैपन, अपन देखेंगे तो हाई प्रेशर पे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे क्योंकि पार्टिकल बहुत पास होंगे. तो अपने पास क्या करेंगे अपन, ठीक है भाई अपन देखते हैं क्या करना है अपन को हाई प्रेशर पे. एट वेरी हाई प्रेशर the particles are very close to each other, are very close to each other. The particles are very close to each other. वो पार्टिकल काफी पास पास हो. So in this case what will happen, the particles are very close to each other, then the repulsive forces are more strong. We'll say that repulsive forces are more dominant, मतलब stronger होंगे, more dominating than attractive forces. और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने का मतलब A by V square is negligible. So A by V square is negligible. अभी व्हाट इज हैपनिंग, जैसे अपन ने लिखा, अपन ने पॉइंट ए की बात की. पॉइंट ए में क्या था, पार्टिकल बहुत दूर थे. इट्स आइडियल गैस. देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स. तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ आइडियल गैस के लिए कैसे होता है, बस वो स्ट्रेट लाइन होता है. आइडियल गैस में वो पटा होता है. बॉयल्स लॉ का P is inversely proportional to V, तो मतलब P inversely proportional to V होता है बॉयल्स लॉ में. PV is equal to constant का, इसका मतलब P और
V का अगर कोई ग्राफ है तो अपन को पता था ऐसे लिखना था, और PV का अगर कोई ग्राफ होगा P या V के साथ तो अपन ने कहा था ऐसे ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ा था। ठीक है, इट्स आइडियल गैस। अब जब अपन पार्टिकल को पास लेके आएंगे ना, तो पहले तो इनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं था, तो थोड़ा अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल पास आएंगे। तो अज्यूम करते हैं यहां पर प्रेशर इनमें इनमें अट्रैक्टिव प्रेशर शुरू हुआ। अब अट्रैक्टिव प्रेशर शुरू हुआ तो अपन ने प्रेशर और बढ़ाया, और अट्रैक्शन और अट्रैक्शन और अट्रैक्शन और अट्रैक्शन, ये बढ़ता गया। अब अट्रैक्शन बढ़ता गया इसमें, तो एक पॉइंट आएगा जब इनमें मैक्सिमम अट्रैक्शन हो जाए। उसके बाद भी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इनमें रिपल्शन शुरू हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया, रिपल्शन बढ़ता गया, अट्रैक्शन कम हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, और जब वो बहुत क्लोज आ जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे, तब अपन कहेंगे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। तो उस टाइम जो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं ना अट्रैक्टिव फोर्सेस को, वी यूज्ड टू राइट दैट P। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, लेकिन हाई प्रेशर पे B तो कैलकुलेट कर पाऊंगा ना, फिर तो मैं V माइनस B लिखूंगा ना, इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन हो जाएगा। द इक्वेशन विल बिहेव लाइक दिस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, PV विल बी इक्वल टू RT प्लस PB हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके अरेंज कर देंगे, इसको लिख लो। व्हाट इज X? P वाला पार्ट। व्हाट इज Y? PV वाला पार्ट। ये Y हो गया, ये X हो गया। अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, B का वैल्यू का प्रेशर को बढ़ाओगे, ये तो प्लस है ना, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है स्लोप कुछ ऐसे आ रहा है, प्रेशर को बढ़ाते रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं पार्टिकल को दूर से पास लेके आ रहा हूं, उनमें अट्रैक्शन शुरू होगा। अट्रैक्शन शुरू होगा, जब वो बहुत पास आएंगे तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस जो, यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, यहाँ अट्रैक्शन शुरू हुआ, यहाँ अट्रैक्शन मैक्सिमम, यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया। जब गैस पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो अपन को इसको देख के एक बात तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं यहाँ एक मिनिमा आता होगा, उसके बाद मैक्सिमा की तरफ जाता होगा। मतलब जैसे जैसे गैस पार्टिकल यहाँ मिनिमा आ रहा है, तो अपन कहेंगे देख, जब दो पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे तो वो आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे। तो जैसे जैसे अपन इनको पास लाएंगे, इनमें एक पॉइंट पे आके अट्रैक्शन शुरू होगा, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ अट्रैक्शन बढ़ता गया, ग्राफ नीचे की तरफ आता गया, और आपने लिखा Z का वैल्यू जितना ज्यादा 1 से कम होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। एक पॉइंट आया जब अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया था, अब वो मिनिमम आ गया था। उसके बाद भी अगर आप उसे पास लेके जाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, तो वो अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। एक पॉइंट आया होगा, क्योंकि यहां से आप क्या कर रहे थे, यहाँ अट्रैक्शन शुरू हुआ, अट्रैक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम अट्रैक्शन। उसके बाद रिपल्शन शुरू हो गया, अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाएंगे, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, मैक्सिमम अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन कम होना, फिर से यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं था, यहाँ आके अट्रैक्शन शुरू हुआ। तो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पॉइंट आया जहां अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। अब अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया और रिपल्शन बढ़ना शुरू हो गया। तो एक पॉइंट आएगा जब अट्रैक्शन और रिपल्शन एक जैसे हो जाए, उसके बाद अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा होगा और अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, और जब पार्टिकल ऐसे पास हो जाएंगे तो उनमें रिपल्शन मैक्सिमम होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये वो पॉइंट है जब उनमें अट्रैक्शन पार्टिकल में मैक्सिमम होता होगा। मतलब उस टाइम
इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम की वैल्यू सबसे छोटी होती होगी, मतलब प्रेशर, ये जो वो प्रेशर है, इस प्रेशर तक जब अपन प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो इस प्रेशर तक, मतलब ये वाले वॉल्यूम तक, यहां प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम छोटा होगा, वॉल्यूम छोटा होगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है z का वैल्यू लेस देन 1 होगा, और z का वैल्यू जैसे कम होता जाएगा कम होता जाएगा तो एक पॉइंट पे आके वो मिनिमम आ जाएगा, वहां मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है। मतलब इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जिन गैसेस के लिए z का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा उन गैसेस में उतना ज्यादा अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात। उसके बाद भी अगर पार्टिकल पास आएंगे तो यहां तक अट्रैक्शन बढ़ता गया, यहां अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, ये अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया और रिपल्शन बढ़ना शुरू हो गया, रिपल्शन बढ़ना शुरू हो गया, अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया, यहां आके अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो गए, मतलब फिर z का वैल्यू 1 हो गया, जो अट्रैक्शन था वो रिपल्शन दोनों बैलेंस हो गए। उसके बाद रिपल्शन डोमिनेट हो गया और अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि z के नीचे होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा है। और अगर यहां की बात करोगे तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा है अट्रैक्शन से, हाई प्रेशर होगा तो रिपल्शन यहां, रिपल्शन ग्रेटर देन अट्रैक्शन होता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, अपन कहेंगे देखो भाई, ये तो इक्वेशन ऑफ स्टेट से अपन ने लिखा है ऐसे, ये पार्ट भी तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि अगर अपन दोनों तरफ ऑन डिवाइडिंग बाय पीवी ऑन बोथ साइड, बाय पीवी ऑन बोथ साइड, अगर पीवी से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, आरटी से करते हैं ऑन बोथ साइड, जैसे इसमें किया था क्योंकि इसमें भी आरटी से किया था, क्या मिलेगा अपन को, पीवी अपॉन आरटी, आरटी अपॉन आरटी तो 1 हो जाएगा और प्लस पीवी अपॉन आरटी बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, Z इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी अपॉन आरटी। तो जब Z का वैल्यू ज्यादा होगा, सो व्हेन वैल्यू ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1, then repulsive forces will dominate the attractive forces. So we'll write that when Z is greater than 1, then the repulsive forces are greater than attractive forces. और अगर पार्टिकल के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो फिर गैस इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, therefore the gas cannot be easily liquefied, gas cannot be easily liquefied. Gas cannot be easily liquefied अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। सभी गैसेस के लिए पहले Z डिक्रीज होता है, जब गैसेस को अपन पास लेके आएंगे तो सभी गैसेस में ऐसे होता है, Z का वैल्यू पहले नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पहले पार्टिकल पास आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन शुरू होगा, एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उनमें, और फिर उसके बाद उनमें रिपल्शन शुरू होगा। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अगर मान लो मेरे पास एक ग्राफ ऐसे गिवन है, Z वर्सेस कर लेता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ऐसे ग्राफ गिवन होंगे, सो सभी गैसेस के लिए द ग्राफ विल बी लाइक दिस, मतलब सभी गैसेस के लिए ग्राफ अपन यहां भी बना सकते हैं, सभी गैसेस के लिए ग्राफ ऐसे होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। बट ये जो ग्राफ अपन पढ़ेंगे ना, इन ग्राफ का जो ग्राफ अपन ने पढ़ा, दिस इज एट 273 केल्विन, ये ग्राफ जो अपन ने पढ़ा दैट इज एट 273 केल्विन। टेम्परेचर का बहुत मीनिंग होगा क्योंकि यहां पर टेम्परेचर अपन को पता होना चाहिए,
अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो आइसोथर्म पढ़ रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट लेके पढ़ रहे हैं। इसलिए अपन को ये मेंशन होना चाहिए कि ये ग्राफ कितने टेम्परेचर पे पढ़ रहे हो। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो अज्यूम इट इज एट 273 केल्विन, आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं। सभी गैसेस के लिए ग्राफ पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। उनमें Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, उनके छोटे साइज होने की वजह से। और अपन ने चेक किया कि भाई जितना ज्यादा, क्योंकि जितना कम होगा Z का वैल्यू उतना ज्यादा, जितना नीचे ये मिनिमम आएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है गैस पार्टिकल्स में। तो अगर मेरे पास आप कहोगे कि मेरे पास NH3 है और CO2 है, बताओ दोनों में से किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे इन दोनों में से अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर सकता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा उस गैस के लिए ग्राफ भी नीचे रहेगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे दूसरे गैस के कंपैरिजन। तो अगर हमें कभी ऐसे डिसाइड भी करना पड़ा तो जिसके लिए Z का वैल्यू ज्यादा कम होगा वो गैस में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। और थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दिया, A का वैल्यू, B का वैल्यू, लास्ट टाइम मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ A, सिग्निफिकेंस ऑफ B, ये सारा पार्ट आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, वो मैंने आपको बताया। तो ये ग्राफ अपन को ऐसे वेरिएशन अपन बता सकते हैं, व्हाट इज द वेरिएशन। अब जैसे अपन ने ये पॉइंट लिखा ऐसे अपन एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज due to their small size, they show repulsive forces. Repulsive forces greater than attractive forces, even at very low pressure. So they have Z greater than 1 at 273 Kelvin. Temperature greater than or equal to 273. We can write yes. तो उसमें मतलब उनका साइज बहुत छोटा होने की वजह से, B का वैल्यू बहुत छोटा होने की वजह से, अगर हम प्रेशर में चेंज भी करेंगे तो थोड़ा भी प्रेशर अगर चेंज होता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं आ पाएगा। टेम्परेचर वैसे भी कांस्टेंट रख रहे हैं अपन, आर का वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो भी इसका सिग्निफिकेंस होगा। तो उसमें Z हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देम। थोड़ा सा भी प्रेशर अगर उनमें यूज करेंगे ना अपन, तो A का वैल्यू क्योंकि बहुत छोटे साइज है ना, तो उनमें A का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा, उनमें B का ही डोमिनेंस ज्यादा होगा, साइज का डोमिनेंस। ये सिर्फ A और B में। तो इनके ए और बी, ए वैल्यू भी बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। और बी का वैल्यू तो छोटा होगा ही होगा, वो तो साइज पे डिपेंड करता है। So like that we can write for the significance of that is A and B अपन लिख सकते हैं। अब इसमें एक और पार्ट होता है दैट इज द टेम्परेचर फैक्टर। अब अपन टेम्परेचर की बात, ठीक है, अपन ने जो भी पढ़ा वो सारा का सारा 273 पे पढ़ा, टेम्परेचर की बात ही नहीं की अपन ने। अब अपन टेम्परेचर की भी थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे वंडरवॉल इक्वेशन और वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट में अपन ने जो भी पढ़ा उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, अपन ने यहाँ कोई करेक्शन नहीं किया था। अब अपन थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में। एट हाई टेम्परेचर molecules have very high kinetic energy, have high kinetic energy. अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कभी पास नहीं आएंगे। सो
they never remain close to each other. वो कभी पास नहीं होते. Thus, no attraction. अगर अट्रैक्शन नहीं होगा ना, तो A upon B square is negligible. और अगर पार्टिकल पास नहीं आएंगे तो अपन B कैलकुलेट कर नहीं सकते. अगर पार्टिकल पास नहीं आएंगे तो B हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे. B is also neglected because particle remain apart from each other. Because molecule remain are always apart from each other. तो फिर इक्वेशन कैसे बिहेव करेगा? Thus, equation behave as, जो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है ना, that equation will behave as PV is equal to R, ideal gas equation. The equation behave as ideal gas equation. Why it is so? Because देखो हाई टेम्परेचर होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होंगे ही नहीं, बिकॉज हाई टेम्परेचर से तो बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं. ये तो सिर्फ अट्रैक्शन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है. सो इफ द टेम्परेचर इज हाई तो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं. ये तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो ब्रेक हो ही जाएगा. मतलब देयर शुड बी नो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये नेग्लेक्ट हो गया. और हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल की इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि सारे पार्टिकल आपस में क्लोज एक साथ रह नहीं सकते, वो फ्रैगमेंट हो जाएंगे, टूट जाएंगे. डी भी अपने नेग्लेक्ट कर लिया तो बचा क्या फिर? ये नेग्लेक्ट है, ये नेग्लेक्ट है, पीवी इक्वल टू आरटी बचा. मतलब गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर. अब तुम एक बार देखो, याद करो कि जब अपन ने आइडियल गैस का कंडीशन लिखा था केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो अपन ने क्या कहा था? ऑल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. आपने प्रेशर के टर्म लिखे नहीं वाले, तो पॉइंट नंबर 1 में देखो, लो प्रेशर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी आ रहा था, हाई टेम्परेचर पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी आ रहा है. मतलब दोनों में से अगर कोई एक है तब भी गैस आइडियल जैसे बिहेव कर रहा है. अगर दोनों कंडीशन है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, गैस विल ऑलवेज बी आइडियल गैस. फिर तो गैस हमेशा आइडियल गैस होगा. तब गैस विल ऑलवेज बिहेव एज अ आइडियल गैस. फिर गैस हमेशा आइडियल गैस जैसे ही बिहेव करेगा. अगर हमारे पास ऐसे केवल है, ये मेरे पास रियल गैसेस और टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं रियल गैस. वैसे तो वंडरवॉल इक्वेशन में हम कभी टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, उसमें अपन ने पढ़ा था इट इज आइसोथर्म, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते. फॉर अमोनिया गैस की बात, अगर मेरे पास अमोनिया गैस है, Z वर्सेस P का ग्राफ लिखते हैं और उसके लिए ऐसे ग्राफ आता है अमोनिया गैस. दिस इज फॉर अमोनिया गैस, तो लिखा हुआ है इट इज फॉर अमोनिया गैस, जैसे मैंने लिखा हुआ. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इसी पॉइंट में अपन लिख रहे हैं, फिफ्थ वाले पॉइंट में ही टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इंक्रीज इन T,
डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर मैं टी के वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो अपन ने यहां पर पढ़ा था कि जितना ज्यादा गैसेस में अट्रैक्शन होगा उतना कम जेड का वैल्यू होगा। ये वैल्यू ऑफ जेड है फॉर अमोनिया एट टेम्परेचर टी, ये वैल्यू ऑफ जेड है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो फिर उसमें अट्रैक्शन कम होगा, अमोनिया पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये तो अट्रैक्शन था बस। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख लूं कि ये T1 टेम्परेचर है तो T2 टेम्परेचर पे आई कैन राइट लाइक दिस। टेम्परेचर T2 पे अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर इधर भी हो सकता है सर, और फिर इधर भी हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं भाई। अगर Z का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से Z का वैल्यू बढ़ रहा है तो एक पॉइंट आएगा जब इससे थोड़ा पैरेलल भी हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ भी चला जाएगा। On increasing temperature, the force of attraction decreases. So the value of Z increases. Z का वैल्यू बढ़ेगा। मैं वंडरवॉल कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। वंडरवॉल कांस्टेंट में अपन वंडरवॉल इक्वेशन में कभी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, अपन तो इन जनरल बात कर रहे हैं। भाई अगर A का वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए बताता है और Z अपन को बताएगा, आपने लिखा ना Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RT। अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये वैल्यू कम होगी, जितनी ज्यादा ये वैल्यू कम होगी उतना कम मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा, Z का वैल्यू बढ़ेगा। Z का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो ये Z का वैल्यू स्ट्रेट लाइन में भी आ रहा है ना T3 पे। तो ये गैस अगर Z का वैल्यू 1 तक, ऐसे इधर तक तो Z का वैल्यू 1 जैसे ही आ रही है ना। तो अगर कोई गैस किसी टेम्परेचर पे, एनी गैस किसी टेम्परेचर पे आइडियल गैस जैसे बिहेव करे फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर, यहां से लेके यहां तक, इस प्रेशर रेंज में, तो उस टेम्परेचर को अपन कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर एट विच a gas behave as ideal gas for a हमेशा नहीं, certain range of pressure, certain range of pressure is called Boyle's temperature। इसको अपन बॉयल्स टेम्परेचर। वैसे बॉयल्स टेम्परेचर का भी इक्वेशन होता है, TB इज इक्वल टू A अपॉन RD, ऐसे बॉयल्स टेम्परेचर का इक्वेशन होता है। और डेरिवेशन में बताऊंगा, आगे आएगा उसका डेरिवेशन, तो मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डेरिवेशन। ये बॉयल्स टेम्परेचर। तो वंडरवॉल इक्वेशन में A का वैल्यू चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि A इज अ वंडरवॉल कांस्टेंट, और उस इक्वेशन में T तो कांस्टेंट रखना होता है। लेकिन इन जनरल अगर अपन से पूछा कि क्या A का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो अपन कहेंगे बिल्कुल भाई, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RT भी लिखा था अपन ने। अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होगा। ये वैल्यू कम होगा तो Z का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अपन कहेंगे वंडरवॉल इक्वेशन में कभी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। उसमें अपन कभी टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन। इसके बाद अपन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ना है, उसमें इस सब का यूज आएगा। ये कंसेप्चुअल पार्ट था जो अपन को लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में बताना पड़ेगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में इसका यूज आएगा तो अपन उसको डिस्कस करेंगे।
अभी आपके पास होमवर्क है, आप एक्सरसाइज 1 एंड 3 आइडियल गैसेस का कंप्लीट करो। रियल गैसेस में नेक्स्ट टाइम दूंगा होमवर्क, ठीक है? तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? चलो बाय। हाँ, एक आध क्लास का बाकी है अभी, रियल गैस थोड़ा सा, एक क्लास और लगेगा, ठीक है? चलो।